अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर तारिक अहमद। ये मेरे साथ और चैनल के साथ तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, पिछले 2-3 सालों से, और पर्सनली भी हम जुड़े हुए थे। और रिसेंटली इन्होंने JKSSB के 2 एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए, VLW और JKSSB फाइनेंस फाउंडेशन एग्जाम। तो इनफैक्ट इनका एक नंबर मुझे सेव्ड है और मुझे याद है कि इनके दूसरे नंबर से मुझे मैसेज आ गया कि सर मैं पास हो गया। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया। एंड उस नंबर से मुझे पहली बार मैसेज आता है, एंड देन हियर आउट कि सर मैं तारिक हूँ, ये मेरा दूसरा नंबर है और पहला मैसेज मैंने आपको कर लिया, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। तो यस सर, एग्जैक्टली। और तारिक के साथ क्योंकि मैं बहुत टाइम से जुड़ा हूँ, बीच में फा का पेपर स्क्रैप भी हो गया था और टफ स्विच टाइम आया था बच्चों पे। तो उसके वक्त एक एक मैसेज उन्होंने मुझे किया था और मैं तब देख रहा था कि मतलब कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इसके बावजूद भी इन्होंने जो अपना वो स्टडीज है वो गिव अप नहीं कर लिया और कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे। और बीच में भी जब भी कुछ होता था तो ये मुझे मैसेज करते रहते थे। तो जिसमें मैं ये देख रहा था कि मतलब ये कितना नजदीक आए हुए हैं। फिर इसमें थोड़ा अपना बता दिया कि पास में इनने कितने कितने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए थे ऑलमोस्ट। किसी की रीजन की वजह से, किसी और रीजन की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते या बहुत नजदीक मार्जिन से रह रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि तारे की जर्नी एक ऐसी है जो इंस्पायरिंग जर्नी है। और इनकी जर्नी को अगर हम बाकी सब बच्चों के सामने लाएंगे तो बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगी। तो फिर मैंने तारे को मैसेज कर लिया कि ऐसा करते हैं कि आपके साथ एक इंटरव्यू कर लेते हैं, उसमें आप अपनी जर्नी बता दीजिएगा कि किस तरह से आपने इन एग्जाम्स को, फाइनली 2 एग्जाम ने बैक टू बैक अभी पास कर लिए, VLW और फाइनेंस अकाउंट एग्जाम। बट इसके पीछे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है। मैंने तो थोड़ा सा देखा हुआ है, इनका बहुत कम, मतलब 1% देखा। बाकी जो स्ट्रगल इनने खुद किया है वो ये खुद बता देंगे, और उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मोटिवेशन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, सर। आप पहले अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी स्कूलिंग कहाँ हो गई है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारिक अहमद हजाम है। तो मैं बेसिकली गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, तहसील कंगन, एक विलेज पड़ता है यछामा, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो बात करें कि ये मेरी कंगन से स्कूलिंग कितना की, दूर है? तो 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर सर। और पूरा गांव है ऐसे, मतलब टाउन वाउन नहीं है ये? ना सर, पूरा फार फ्लंग थोड़ा एरिया है। ठीक ठीक। और पढ़ाई कहाँ से की आपने? हाँ सर, सबसे पहले स्कूलिंग से स्टार्ट करता हूँ सर, थोड़ा सा ब्रीफ। जी। तो स्कूलिंग अपने विलेज में हुई, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यछामा। देन उसके बाद 8th तक वहाँ पे रहा। देन उसके बाद 10th एंड 12th मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हरिगनवन, तो यहीं भी पढ़ता है, लगभग मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर। देन उसके बाद 10th आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में मैंने किया था? 10th 2010 सर, 2010 में 2010। एक गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़े हो, और देन 12th में आपका हाँ, फिर बैकग्राउंड क्या था? नॉन मेडिकल था, मेडिकल था, क्या लिया था आपने? ये नॉन मेड था सर। नॉन मेडिकल भी, वो भी देन एक गवर्नमेंट हायर हाँ, सेकेंडरी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन? देन उसके बाद ग्रेजुएशन कंपाउंड आर्टिस्ट के लिए सर। अच्छा अच्छा। कहाँ पे? यस सर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल। फिर आप गांधरबल आए, मतलब टाउन के पास आप फिर ग्रेजुएशन स्टेज में आए, तब तक आप वही गांव में ही पढ़ रहे थे? हाँ, क्योंकि सर यहाँ कॉलेज नहीं था ना तब, हमारे तहसील में, तहसील कंगन बन रहा अच्छा। था। तो जब मैंने वहां पे एडमिशन किया तो अगले साल वो फिर फंक्शनल हुआ वहां पे। तो फिर ग्रेजुएशन आपकी और एज अराउंड सच वहां पे वो, 2015 में हुई है ग्रेजुएशन? हाँ, 16। 16 में, उसके बाद? यस सर। उसके बाद पीजी किया कश्मीर यूनिवर्सिटी थ्रू, बट एज सच ज्यादा कर नहीं पाया वहां किस पे अपना सब्जेक्ट में? बेस्ट। पहले स्टैट में किया था, फिर एक दो सब्जेक्ट्स में भी किया था इग्नू से। बट ओके, एज सच मतलब मेंशन करने आपके की अब डबल पीजी जरूरत भी है? नहीं है क्योंकि पेंडिंग। यस सर। किस किस में, एक स्टैटिक्स और? एक स्टैटिस्टिक्स है और मैथ्स का था, वो बीच में छोड़ दिया था। अच्छा और अच्छा। उसके अलावा सिविल सर्विस का सोच रहा था वो कोई ऑप्शनल लूं। देन वहां पे इकोनॉमिक्स में किया था। इकोनॉमिक्स में भी पीजी किया आपने? यस सर, इग्नू इग्नू से किया है सर, ऐसे कुछ ठीक पता ठीक नहीं है ठीक, उसका। चलो माशाल्लाह। और उसके बाद फिर आप ये कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आ गए? यस सर, ड्यूरिंग में पीजी, लगभग 2018 सर की बात है, 2018, हाँ 2018। तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो क्लासमेट्स है वगैरह, जो बच्चे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दे रहे थे, तब तक कुछ आइडिया नहीं था। तो तब मैंने सोचा हाँ चलो मैं भी देता हूँ,
कुछ ना मतलब कुछ तो आपका कहना है करना कि ही जब है। तक आप श्रीनगर नहीं आए तब तक आपको ये कंप्यूटर एग्जाम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्या होते हैं ये सब चीज के बारे में आपको आइडिया नहीं था? नॉलेज थी सर, देखते थे ना सर, कोई सिल्व होता है, कोई कुछ बनता है, ठीक है। ऐसा उतना भी नहीं था, लेकिन लग रहा था हाँ मुझे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा वो बना होता है ना सर विलेज में, आज नौकरी बना कि डर। पढ़े वेस्ट वो ये वगैरह। हम्म। तो ऐसा ही, और वैसे हर कोई तो बोलता भी था पहले, आज चला रहा पिए वो ये वगैरह। तो ये चीजें थी, लेकिन मुझे उस चीज से कोई कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, अपना ही थोड़ा सा स्ट्रगल था, उसमें बिजी रहता था। तो पहला तो आपने पढ़ाई पे कंप्यूटर ज्यादा एग्जाम फोकस कब दे नहीं। दिया था? सर मुझे याद है दिसंबर 2000, 2018, 2018 दिसंबर। कौन सा एग्जाम था अगर आप याद कर पाओ इस वक्त? जे एंड के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो 18 में पहली बार हुआ था? यस सर। और उसमें फिर आपका दैट रिजल्ट क्या वाज था? माय दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वो वो बस 12th बेस इसलिए था दिया था ग्रेजुएशन बेस क्योंकि, था? नहीं फॉर्म तो वो 10th बेस पे 8th बेस पे लगे थे उसके। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ सर, वो फायरमैन एंड फायरमैन ड्राइवर थे आई थिंक उसमें। फिर रिजल्ट क्या तो हुआ उसका? उसमें मैं अपियर हुआ, थोड़ा सा पढ़ा उसमें, क्योंकि लग रहा था मैं इजिली क्वालिफाई करूंगा, बिकॉज कंपटीशन वाज वेरी लो। हम्म। अराउंड 5 to 6 thousand बच्चों में कम्पीट करना था, और वो भी वो थे ना, मतलब 10th पास 8th पास। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्वालिफाई किया था सर उसको, दिसंबर 2018 की बात है, जब वो एक वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, जिसमें थोड़ा जैसे अभी फाइनेंस का आया हुआ है, तो हम्म। रैंक वैंक का पता चलता है ना। तो मुझे रैंक का पता चला कि वो ड्राइवर उसके लिस्ट में भी मेरा नाम आ गया था, तो मैं टॉप 10 में आ रहा था उसमें। अच्छा। देन वो सर 2019 में स्क्रैप होता है, क्वाश होता है, सो अच्छा। बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस ना, अब उसमें डिटेल में नहीं जाओगे ज्यादा। हम्म। तो वो क्वाश हो गया फाइनली, उसका री एग्जाम होता है सितंबर 20 में। तो तब मैं बहुत अच्छा पेपर करता हूँ, मेरी उसी प्रिपरेशन उसी लेवल एग्जाम बहुत का? अच्छी थी। हाँ उसी एग्जाम में। लेकिन मैं सिलेक्शन से बाहर सर अच्छा। उसमें। हाँ सर। तो तब तक आप साइड से क्या कर रहे थे? ये पीजी आपने फिर कंप्लीट कर दी थी और फिर आप क्या कर रहे थे हाँ उस टाइम पीजी, पीरियड में? पीजी सर मेरा 2019 में कंप्लीट हो गया। और तब तक 2019 में मैंने और एक फॉर्म, दो फॉर्म भरे थे सर। एक तो एसएससी एमटीएस, वो आज भी आते हैं सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के। तो लगभग 0.0028 से मेरा वहां पे रह गया वो वाला एग्जाम। तो देन उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का एक फॉर्म आया था मार्च 2019 में, और उसका एग्जाम होते होते 2021 में मैंने दे दिया था। तो उसका प्री क्वालिफाई किया। देन उसका मेंस आई थिंक जुलाई 2021 में अपियर होना था, फिर मैं मेंस में अपियर नहीं हो पाया उसमें। तो भोपाल में सेंटर पड़ा था उसका, मध्य प्रदेश। तो सर उसके अलावा जब आर्टिकल टूटने ही वाला था, लगभग 10 दिन पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस ना सर। तो बाहर मुझे पता चलता है, अच्छा एसएससी सीजीएल की कोचिंग कराते वो ये वगैरह, एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं ठीक कर सकता हूँ। देन अक्टूबर 2019 में मैंने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा, और उसकी तैयारी सर स्टार्ट करनी शुरू करी। तो सर मार्च 2020 में उसमें प्री में अपियर होता हूँ। तो उसका प्री होपफुली मेरा बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई होता है। देन उसके बाद मेंस की ज्यादा होप नहीं थी सर, लेकिन अल्लाह का करना है कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिला मेंस की प्रिपरेशन में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना एग्जाम्स डिले होते गए। तो नवंबर 2020 में मैं मेंस में अपियर होता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो क्वालिफाई हो गया। तो देन उसके बाद वो जो रैंक होती है सर, अभी मतलब हम रैंक का पता लगा सकते हैं ना, और अपने हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं जॉब्स में। लेकिन एसएससी में वो सीन नहीं है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है कंप्लीट ज्वाइनिंग, तब तक रैंक का पता नहीं चलता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी रैंक अंडर 200 होगी, टॉप 100 होगी, तो मुझे अपने शायद अपनी स्टेट मिलेगी, अपना जोन नॉर्थ जोन मिल सकता है। बट मेरी रैंक पीछे थी, तो वो नहीं हो पाया। तो रिजल्ट आते आते 2021 आया था, और मैंने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का फॉर्म भी भरा था सर। और तब से लेकर आज तक, और सर यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने जाना कि ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या जेकेएसबी के रिलेटेड यहाँ पे कोचिंग वगैरह कराते हैं।
तो तब से जुड़ा हूँ JKSB एग्जाम्स को लेकर। अच्छा, मतलब जो पहले एग्जाम थे पंचायत वाले एग्जाम, वो हम्म, आपने नहीं भरा थे? वो फॉर्म भरा था सर, लेकिन तब ये SSC CGL का ये मेंस वाला पेपर आ तो गया था आपका मेरा। फोकस उसी पे था, एसएससी सीजीएल पे। और इसमें यस सर, ये तो एग्जैक्टली। सेंट्रल लेवल की जॉब थी, तो आपको कहाँ पे अलॉट हुआ था? यहाँ आंध्र प्रदेश सर, साउथ। अच्छा, मतलब साउथ फिर जोन। वो जून आपका बात नहीं बनी फिर कि वो आपको फिर उल्टा पड़ जाता। हम्म। तो हाँ वैसे सर, वो सेंट्रल, घर ये में भी एसएससी वाले प्रॉब्लम्स थी। एग्जाम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है ना? यस सर। तो फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे। और एसएसबी में आपने फिर कौन कौन सा फॉर्म भरा था? ये तो आपने एक फाइनेंस का बोला, और एक वीएलडब्ल्यू फाइनेंस फिर? का भरा था सर। VLW तो बाद में भरा सर, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। एक फाइनेंस का भरा था, उसके अलावा JSA का एक फॉर्म भरा था, हम्म। और जो अभी एग्जाम होने वाला है इंस्पेक्टर, ये वाला फॉर्म भरा था। तो उसके अलावा सर VLW और JKPS से हम्म। और जेकेपीएसए में क्या 5 रहा फॉर्म। आपका? या जे सर से पहले पहली था, बार, जे से वाला एग्जाम था पहले? हाँ सर JSA में मेरा रह गया सर। उसका एग्जैक्ट नहीं पता है कितना मार्जिन से रह गया, क्योंकि जो रिजल्ट था परसेंटाइल में आया था। परसेंटाइल बेस था, ठीक ठीक ठीक। यस सर। और तो जेकेपीएसआई में आप कहाँ पे रह गए? क्योंकि मुझे तो याद है आपने तो वो तो कर दिया था, आपने क्वालिफाई पहले वाला एग्जाम जो था रिटर्न। दोनों किए थे सर, ऑलमोस्ट। मतलब मतलब रिटर्न जेकेपी रिटर्न की बात वन हो रही वाला भी थी। और टू वाला भी? यस सर। तो JKP1 जो था उसमें 109 मार्क्स थे सर। तो वो दिखा रहा था मेरिट लिस्ट में, बाद में 104 है, बट 109 थे। वो रिवाइज हो सकता था और तब, दूसरे लेकिन वाले में फिर फिर? मसला हो गया। दूसरे वाले में कुछ 101 मार्क्स थे, बट मेरे पास कैटेगरी थी तो आई वाज सेफ। बट फिजिकल में फिर? फिजिकल सर में अचानक से इंजरी हो गई। जस्ट सर, मुझे इतना याद मतलब है, अल्लाह जब का वो करना आप था। पहली बार भी पढ़ रहे थे तो आप बहुत ज्यादा रनिंग और वो सब कुछ कर रहे थे। हम इनफैक्ट एक दूसरे ग्रुप यस में सर। भी जुड़े हुए, आप उसमें भी मैसेज वो सब कुछ करते रहते थे। एंड शायद मुझे याद है डरा आपने था ये ना तब सर बता मैंने दिया कि एक आपको दिन वो। लास्ट मोमेंट पे इंजरी हो गई। हाँ सर, एग्जैक्टली सर। वो एक दिन एंड डाला भी था मैंने सर ग्रुप में मोटिवेशन के लिए ना, जब मैं हाँ, वो मुझे याद है रनिंग वो आप, 5.5 मिनट में कंप्लीट कर रहा था, 1600 मीटर्स। फिर आपका लास्ट मोमेंट पे मतलब फिजिकल रह गया बेसिकली उसमें। यस सर। बहुत ज्यादा ये फ्रैक्चर हुई थी ना सर टांग, वो गिर गई, एंड पुशअप देन फिर करते करते। वीएलडब्ल्यू था, वीएलडब्ल्यू में आप सिलेक्ट हो गए थे। एंड फाइनली फिर? VLW सर, उसके बाद VLW 2 दिन के बाद था। 7 अच्छा, दिसंबर मुझे याद है मेरा फिजिकल था, और फिजिकल आपका दस श्रीनगर में ही दिसंबर था? यस सर, श्रीनगर में, बख्शी अच्छा। स्टेडियम। देन उसके बाद 10 दिसंबर को मैं VLW में अपियर हुआ था। प्रिपरेशन एज सच ज्यादा नहीं थी सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया उसमें। और उसके बाद फिर फाइनली परसों फा वाला रिजल्ट आ गया। यस सर, फाइनेंस अकाउंट सिस्टम। तो कैसा, कैसी फीलिंग है अभी? अब जर्नी पे तो अभी अभी बहुत आ अच्छा जाएंगे लग रहा है सर। फाइनेंस वाली पर्टिकुलर जर्नी में, बिकॉज दैट मीन समथिंग जो जिसके लिए सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि फा को कैसे पढ़ा आपने। तो मतलब अपेरेंटली देखा जा रहा है कि आप, अगर मैं देखूंगा, पिछले 4 साल से पढ़ रहे थे इन एग्जाम्स के लिए। तो यस ये सर, चार मोर साल देन की फोर मेहनत थी इयर्स जो आप रंग लाई। वीएलडब्ल्यू था एंड देन फा में ये रंग लाया। बट आई होप कि ये जर्नी रुकनी नहीं चाहिए आपकी यहाँ पे, तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं आना है। तो अभी और आपको आगे बढ़ के और कुछ करना है। तो इस दौरान का आप थोड़ा बता देंगे, जब आप एसएसबी एग्जाम्स के लिए आप पिछले 3 4 साल से पढ़ रहे हो, तो क्या मतलब बीच में कितने टफ फेज आ गए कि एग्जाम स्क्रैप हो गए? तो वो वहां पे आपने कैसा ख्याल किया, या आपका सोर्स क्या रहा पढ़ने का? किस क्या स्ट्रैटेजीज आपकी रही? वो आप थोड़ा अगर बता देंगे, ताकि जो बाकी जो बच्चे होंगे, और इनका जो रैंक है तारिक साहब का, वो है 299, है ना? टू यस सर। नाइनटी नाइन रैंक है ना आपका? तो 92 मार्क्स हैं इनके। और एक चीज जैसे देखे, इन्होंने इनकी जो स्कूलिंग भी हुई है एक गांव में हुई है, गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। तो इन्होंने शायद जो बाकी सिटीज में, बाकी सब जगहों पे हमारे फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, अच्छे अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ट्यूशन, वो सब शायद इनने जिंदगी में कभी, आपने कभी जिंदगी में ट्यूशन की है क्या? नहीं सर, मुझे याद नहीं है, 10th में मैंने ट्यूशन ली है। मतलब वही हाँ, विंटर में 10th जो क्लास जाते में। थे स्कूल, स्कूल के बदले विंटर में फिर 2 3 महीने ट्यूशन, बस वही आपने कर लिया? अदरवाइज आपने कोई हाँ और, सर, वहीं पे। और किसी यस कॉम्पिटेटिव सर, हाँ। एग्जाम के लिए आपने कोई ट्यूशन व्यूशन ले लिया, कि इट वाज लाइक यूट्यूब से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है? नहीं सर, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली JKSB के लिए नहीं ली थी। लेकिन हाँ सर, जब मैं आउटसाइड स्टेट था, राजस्थान, मैं वहाँ पे हम्म। प्राइवेट जॉब कर रहा था सर, उसके साथ साथ मैंने SSC का वो फॉर्म वगैरह भरा था ना सर।
तो तब मैंने ये सब्सक्रिप्शन लिया था। सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया था सर, वो लीगल कोर्सेस मुझे मिले थे टीचर्स के, अच्छा, अलग अलग राजस्थान कॉलेज। आप पढ़ने के लिए आए थे और साइड से जॉब कर रहे थे, कि जॉब के लिए गए थे तो साइड से पढ़ाई कर रहे थे? मतलब बेसिकली बाहर आने का क्या रीजन था? पहले सर पढ़ने के लिए गया था, अच्छा। तो बाद में लगा नहीं मुझे तो जल्दी जॉब चाहिए, यूपीएससी पढ़ने के लिए गया था सर। अच्छा, यूपीएससी के सोचा लिए। कि जॉब, हाँ सोचा कि दिल्ली में जॉब करो, साइड बाय साइड यूपीएससी के लिए पढ़ता हूँ। तो लगा कि दो चीजें एक साथ नहीं होगी मुझसे, फिर आपने दोनों यूपीएससी चीजें छोड़ के पढ़ वापस नहीं घर आ गए पाऊंगा। और घर स्टेट नहीं आया एग्जाम के लिए सर पढ़ाई कर। नहीं नहीं सर, घर नहीं आया, वहां से राजस्थान चला गया। और राजस्थान में मुझे एक अच्छी जॉब मिली, तो राजस्थान में जॉब करते करते फिर ख्याल आ गया हाँ एसएससी में कर सकता हूँ, 2-3 घंटे पढ़ के मैं इसको निकाल सकता हूँ, मतलब फील आ रहा था अंदर से। अब आते हैं, आपने जो VLW या SSB का फाइनेंस अकाउंट का एग्जाम पढ़ा, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब आपने बुक्स कौन सी कंसल्ट कर ली थी, कहाँ से पढ़ा था, क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करती थी? या उसके प्लस भी आपको क्या लगता है कि बच्चे जो अभी इस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, किन चीजों का उनको ख्याल रखना चाहिए, वो उसके बारे में अगर आप बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे लगता है पेशेंस होना चाहिए, बहुत पेशेंस का काम है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और दूसरी चीज मुझे जो पर्सनली लगी है, और मैं अदर एस्पिरेंट से भी बात करता हूँ, अपने फ्रेंड से मुझे मुझे बात होती है, डरते बहुत ज्यादा है, बहुत डर पाल रखा है सर। तो ये दो चीजें है, तो इन दो चीजों से अगर इंसान एक ओवरकम करता है, मुझे लगता है उसमें वो एक वो एटीट्यूड आ जाता है जीतने वाला या compete करने वाला। देन उसके बाद सर सोर्सेस जो है वो धीरे धीरे पता चल ही जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सेक्शन वाइज की बात करूंगा, तो बहुत ऐसे सेक्शंस थे मेरे जो बहुत वीक थे। मुझे कभी कॉन्फिडेंस, आज भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वाकई स्कोर कर सकता हूँ फ्रॉम दो सेक्शंस। लेकिन हाँ कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो मुझे पहले स्ट्रांग थे, मुझे लग रहा था कोई अगर यहाँ से कुछ नहीं करेगा मैं तो स्टिल 90% प्लस यहाँ से स्कोर करके आऊंगा। तो ऐसे कुछ सेक्शंस थे, लाइक स्टैट था मेरा, मैथमेटिक्स था। और फिर अकाउंटेंसी जब देखा कि एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो मुझे थोड़ा सा फील आने लगा कि हाँ यहाँ से भी 25+ मैं कर सकता हूँ, कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स को छोड़ के। जैसे कि आपसे सर कंटिन्यूअसली बात हो रही थी, आपको पता होगा कौन सी टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर फिर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, तो सर स्टार्टिंग में कुछ भी समझ नहीं आता था। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, कोई क्विज लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, या जो मेरे साथ फ्रेंड था मेरे साथ ही प्रिपेयर कर रहा था, जैसे ये कोई क्वेश्चन पूछता था मैं इसको देख रहा था, भाई क्या है मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। तो लेकिन सर वही है, धीरे धीरे पेशेंस रखी। और फिर मैं जीके के लिए कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूंगा यहाँ पे सर, बच्चों को। तो लेकिन सर एक बात मुझे बहुत अजीब सी लगी है आज तक, जो मुझे फ्रेंड भी बता रहा था कि लिमिटेड 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 पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता लिमिटेड से होगा मेरा, या मेरा हुआ है लिमिटेड पढ़ने से। क्योंकि फाइनली इंसान देखता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ, वो मैंने कहीं से पढ़ा, किसी हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई क्लास नोट्स हो सकते हैं किसी के, या सपोज गूगल हो सकता है। तो अल्टीमेटली मैं कोई दूसरी बुक खोलता हूँ तो उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, कुछ नई चीज मिलती है। और फिर पेपर देखता हूँ तो वहां पे और कोई नई चीज होती है। ऐसा नहीं होता कि सब पूरा का पूरा 100% नया होता है, लेकिन हाँ सर कुछ क्वेश्चंस होते थे जो मुझे लगता था इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने। तो सिंपली अगर बात करोगे जीके की, तो जीके मैंने रिसेंटली पढ़नी स्टार्ट की, 2023 की बात है। तो उससे पहले जीके एज सच उतना सीरियस नहीं लेता था जीके को। तो उसके लिए मैंने ज्योग्राफी सेक्शन एंड हिस्ट्री, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री रहती है, तो उसके लिए और भी कुछ गिने चुने टॉपिक्स है, उनके लिए एक ही बुक फॉलो करी है, तरुण गोयल सर। और जहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे होता है, जैसे कि सर ज्योग्राफी है, तो उसमें मैं क्लाइमेट में फंस गया एक जगह। तो डायरेक्ट गया यूट्यूब पे, तो फिर वहां पे लाइक ताउकीर सर ने वो एक क्लाइमेट का वीडियो समझाया था कि किस तरीके से विंड्स का रोल होता है क्लाइमेट में, वो ये वगैरह, प्रेशर का क्या रोल रहता है, तो वो वहां से क्लियर करिए सर। तो ऐसा वीडियोस ज्यादा जीके के लिए फॉलो नहीं करे थे। तो ये सिंपल सा मुझे लगा कि जीके जीके के मामले में मैंने बहुत कम लिमिटेड सोर्सेस से पढ़ा है। और उसके अलावा भी सर एक चीज कर रहा था कि मतलब जहां से जो पीडीएफ अच्छी लगी बस ले लो, उसको प्रिंट आउट निकालो या लैपटॉप में रखो, उसके स्क्रीनशॉट ले लो, अटैच करो। नोट्स वगैरह तो बनाई नहीं थी सर।
ये आप जीके की बात कर रहे हो कि आप बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो? सिर्फ जीके की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आई फाउंड जीके मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो मुझे याद इसलिए है आप मुझे हमेशा थोड़ा मतलब सा। मॉक्स भी जो हम दे रहे थे उसमें भी आप बोलते सर ये जीके मेरा है ना एज। सर, एक मौका आपको याद होगा ना सर, जब मैं आपको ग्रुप में कह रहा था मुझे 40 में 2 नंबर आए। हाँ मुझे ये याद है, किसने मॉक आपका टेस्ट जीके वाला था। बहुत वीक था। तो जीके की आपने ये जो मैं समराइज कर पा रहा हूँ, आपका कहना था कि जैसे अभी आपके जो सब्जेक्ट्स है या बच्चे बच्चों को मैं बताऊंगा, मतलब तारिक साहब की बात को अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ, इनका कहना है कि दो तरह के सब्जेक्ट्स है। एक है कि जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, जैसे आपका अकाउंटेंसी है, उसमें हम्म। आप एक अच्छी सी बुक और अच्छी सी फैकल्टी लेके कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो, क्योंकि उसमें कंसेप्ट आपने पढ़ लिया तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा। बट जीके एक ऐसा चीज है जो कहीं से भी आ सकता है। इसमें कोई ऐसी यस सर। चीज है जो आप किसी बुक में नहीं पढ़ोगे, बट आपने बचपन में कहीं पढ़ी थी ये बात, एट्थ नाइन्थ में कहीं पढ़ी एग्जैक्टली थी, सर। वो आ सकता है। तो ये एक बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली कि जब हम कहते हैं लिमिटेड सोर्सेज की बात, वो आपकी जीके के बगैर बाकी सब सब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो जाता है, क्योंकि वहां पे हम्म। कंसेप्ट है। आपने उस कंसेप्ट को समझ लिया, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको कहीं से भी वो डाल दे, आपको आ जाएगा करना। ये कंसेप्ट आपने समझ लिया, फिर बहुत कम चीजें होती जिसके हम्म। लिए आप एमसीक्यू करोगे तो वो अगर कुछ और नया कंसेप्ट आएगा वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज वहां पे आपको लिमिटेड सोर्स पकड़ करना है। बट जहां तक जीके की बात है, वहां पे आपको बेसिक से भी थोड़ा ऊपर जाके कुछ और भी करना पड़ेगा। बट हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है, पहले आप जो बेसिक है वो सिलेबस तो देखो और कहीं पे तो कवर कर लो। एक एग्जाम्पल ने तरुण गोयल सर की दे दी, और तरुण गोयल सर का मैं तो नहीं देखा बुक, क्योंकि मैं खुद तो नहीं पढ़ता हूँ। बट इनके बगैर भी, तारिक साहब के बगैर भी मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि मतलब इन ये जो फैकल्टी इन्होंने बता दिया, तरुण गोयल सर की बुक जो है, मतलब बहुत जगहों पे देखा हूँ लोग रिकमेंड कर रहे हैं। तो जो भी आप बिगिनर हो जीके के लिए, तो आप ये बुक जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बुक के बारे में मैंने बहुत सारे एंगल से सुना है। और आप चीज बताइए, तो आपने इसके लिए बता दिया जीके के लिए। और बाकी जो एसएसबी एग्जाम होता है जैसे मैथ्स, अब मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या है ना, जैसे तारिक साहब का मुझे हम्म। याद है, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ये वीडियोस डालते रहते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इन्होंने एक बार बोला कि सर प्रॉफिट एंड लॉस जो है पार्टनरशिप में, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे ना सर, मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा, आप उसको चैनल पे अपलोड करो क्या। और इन्होंने उसमें एक ट्रिक रखी थी, वो मैंने भी कभी नहीं पढ़ी थी और मुझे वो इतनी अच्छी लगी, मैंने बोला बस मैं तो अपलोड करूंगा। और अगर आप देखोगे वो चैनल पे, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का इन्होंने मैथमेटिकली कर दिया था। मतलब मैंने भी जब पढ़ा था तो मैथमेटिकली तो हमने दूसरे एंगल से करा, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। वो एक क्रॉस चेक भी होता है, जल्दी होता है। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपका अच्छा था ऑलरेडी, तो आप, मैं देख रहा हूँ कि एसएसबी बच्चों को ना बहुत फोबिया होता है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का, उसमें आपकी क्या सजेशन रहेगी बच्चों को, वो आप प्लीज बता दीजिए। नहीं सर, अगर मैथ्स की बात करेंगे ना सर, मुझे लगता है अगर कोई पीएचडी स्कॉलर भी होगा तब भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मामले में लेके करेगा। क्योंकि सर यहाँ पे जो ट्रेडिशनल अप्रोच लेके हम चलते हैं ना, जो हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ा होता है, तो उसमें तो 5 मिनट एटलीस्ट लग जाते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट्स के पास उतना टाइम होता है या उतनी पेशेंस, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन, उतने ज्यादा वो फॉर्मूलाज याद रखने। तो मुझे लगता है सर मैथ्स की अगर मैं बात करूँगा तो उसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही पढ़ना पड़ेगा और सिंपल चीजों को रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बेसिक, हाँ बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक एकेडमिक्स ही आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मैथ्स पढ़ना था, तो उसके पास क्या ऑप्शंस बचते थे? कुछ टॉपिक्स थे, लीनियर इक्वेशन है, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी था, उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका बेसिक एनसीईआरटी से हो सकता था क्लास 10th तक। तो उसके अलावा कुछ टेक्निकल मैथ्स के टॉपिक्स थे, रिलेशन एंड फंक्शन, लिमिट एंड डेरिवेटिव, और भी कुछ टॉपिक्स थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उसके लिए भी पहले वो फाउंडेशन बुक्स पे जा सकते थे, क्लास 11th एंड 12th। लेकिन सर बात वहां पे खत्म नहीं होती है, बात तो मुझे लगती है यहाँ पे शुरू होती है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 5 मिनट 10 मिनट का टाइम नहीं होता है बच्चों का। ये तो जेकेएसबी का अल्लाह भला करे, थोड़ा इजी पूछ रहे थे, लेकिन हाँ वो तो अपने टाइम पे अपने मतलब वो के कराए पर अगर आते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्विस्ट करके भी पूछ सकते थे। वैसे फाइनेंस का जो पूछा था वो तो इजी नहीं पूछा था। हाँ सर। फाइनेंस के मैथ्स में तो नहीं मतलब एक एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग चार चार क्वेश्चन लग रहे थे। अब मुझे याद है स्टैटिक्स था या मैथ था, वो तो मैं देख रहा था चार चार ऑप्शन लग रहे थे एज इट इज, चार चार क्वेश्चन सॉल्व करने, तब आप बता पाओगे कि चार में से सही सर ऑप्शन कौन सा। नहीं सर, मैं पहले वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तब अच्छा, जो मैथ्स था बहुत इजी था, अब थोड़ा सा जस्ट ट्रेंड ऑप्शंस चेंज हो को गया। देखना था, टिक करना। हाँ अभी ट्रेंड मुझे लग रहा है चेंज हो रहा है, अभी कंसेप्चुअल पार्ट वाला पार्ट ज्यादा पूछ रहा है। और उसके अलावा भी एक चेंज आई है सर, रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं जेकेएस भी।
उसमें हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं कि थोड़ा जल्दी इनको होश आ जाए। नहीं, मुझे लगा कि मैथ्स के मामले में ज्यादती थोड़ी सी हो गई थी, बिकॉज मैथ्स ऐसा है ना कि चलो जीके में अगर कोई क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करता है, कोई ऑप्शन, बच्चे को उसका करेक्ट आंसर पता होता है तो वो बोलता है हाँ ये आंसर छोड़ इसका दे। है ही नहीं, कोई मैच नहीं कर रहा है, मैं छोड़ दूंगा। बट सर मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, मैं उसको निकाल रहा हूँ उसका रूट 17, फिर मैं दूसरा मेथड अप्लाई करता हूँ रूट 17, तीसरा रूट 17, और मैं सोचता हूँ नहीं कहीं तो मैं गलती कर रहा हूँ, माइनस प्लस में कैलकुलेशन वो ये वगैरह। एट द एंड मेरे भी 10 मिनट वहां पे चले गए। ये आप तो फाइनेंस वो वन चीज मैं की बात समझ। कर रहे हो शायद से, मुझे याद है सेकंड फाइनेंस सेकंड वन में नहीं भी नहीं, आपने सेकंड मुझे सेकंड बोला था वाला। दो क्वेश्चन गलत थे, आपने मुझे वो तब भेजा था कि सर ये तो मैं इतनी बार कर रहा हूँ, इसका मुझे -2 ही आ रहा था, और बाद में हाँ देखा था सर। कुछ इसका आंसर है नहीं ना, मुझे याद है आपने तब भी भेजा था मुझे। चलो कुछ चीजें यस सर, होती है मुझे ना याद है जो सर। हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बट हमें अभी फोकस करना है उन चीजों पर जो हमारे कंट्रोल में होती है। और एक ये चीज है कि जैसे बीच में ना टफ फेजेस आ गए कि 2020 में आप लोगों ने फॉर्म भरा, 21 में बिल्कुल एग्जाम नहीं हुआ, 22 में एक बार एग्जाम हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा से पढ़ना। इस सब चीज में आप ये कंसिस्टेंसी कैसे रख पाते थे? उस चीज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। और यहाँ से सर एक एज भी अब होती है जहाँ पे फिर घर वालों का थोड़ा ये उम्मीदें भी होती हैं कि भाई एक प्रेशर सा भी होता है, मतलब आप लिटरली मतलब इस एज में फिर घर वालों से पैसे भी नहीं मांग पाते हो, मतलब वो एक टेंशन भी होता है, अपने खर्चात भी होते हैं, मतलब इस सब चीज को आप कैसे बैलेंस करते थे और किस तरीके से आप वो मोटिवेशन लाते थे पढ़ाई के लिए? नहीं सर, कमाता तो मैं पहले भी था साइड बाय साइड, कोई भी काम करके, लाइक ट्यूशन भी मैं पढ़ाता था। उसके अलावा मेरे चैनल वगैरह जो था, एप्लीकेशन वगैरह, वहाँ पे पेड कोर्सेज कभी कभी बेचता था। उसके अलावा भी सोर्सेज थे, लाइक वो नरेगा, कभी नरेगा काम कर लिया, कभी कुछ और कर लिया। ऐसे सच में इडल बैठता नहीं था। तो लेकिन सर बात वही है कि हाँ होता है कोई एग्जाम स्क्रैप करे या एग्जाम्स में डिले हो, या आप उम्मीद रखते हो चलो आने वाले 2-3 महीने तक मैं हार्ड वर्क करूंगा, उसके बाद मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं, 3 साल चले गए, 2 साल चले गए। तो ये चीज, हाँ सर, ये मुझे लगता है पेशेंस, पेशेंस मेरे पास था बस, उसी से हो गया, उसी से पॉसिबल था। क्योंकि बोलते थे लोग बहुत सारे, लेकिन मैं सुनता ही नहीं था। कभी किसी को सपोज जवाब दिया तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी फिर दूसरी बात वहां से बोलने की। ऐसे ऐसे भी इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं सर, बीच में तो मुझे भी बहुत आते थे सारे। स्क्रीनशॉट्स आपके। तो और पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था? जैसे आप बोल रहे थे आप साइड में जॉब भी, मुझे एक याद है, आई डोंट नो कितना सही रहेगा आप बोला, बट मुझे याद है आपने एक बार मुझे भेजा था कि सर ये मेरे नए ऑफिस की फोटो है, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, एसएसबी से तंग आ गए। एंड देन हाँ बट सर। उसके बाद भी आपने मतलब कमेंडेबल जॉब किया, आपने हिम्मत नहीं हारी, मतलब मैं देख रहा कहाँ पे आप गए थे जॉब करने, इतना हार्श वेदर था, वो सब चीज था, इतनी हार्श शिफ्ट थी, बट स्टिल आप जॉब भी कर रहे थे। और उसके बावजूद भी आपने मतलब कंटिन्यूअसली एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर ली, मतलब आप पढ़ाई कब करते थे? क्या रहता था आपका पढ़ाई का उन रूटीन? दिनों, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, उन दिनों पढ़ाई नहीं करता था। जब भी लगे कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, छोड़ दी पढ़ाई। जब भी लगा कोई एग्जाम से टेंशन हो रही थी सर बहुत ज्यादा, दिमाग खराब करते थे हर कोई जो पूछता था, अच्छा अब वो उस एग्जाम का क्या हुआ, इस एग्जाम का क्या हुआ। तो मैं यूजुअली क्या काम करता था, खुद को एंगेज रखने की कोशिश करता था बाकी एक्टिविटीज में सर। तो लेकिन हाँ ये चीज होती थी, जैसे एग्जाम नजदीक आ गया, 2-3 महीने लिए, तो फिर से धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा था। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहना पड़ता था सर प्रिपरेशन को लेकर। और ये चीज क्लियर थी कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, मतलब खुद को पहचान लिया था पहले ही सर। बहुत अच्छी बात, मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया था, अपना जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस कर दिया था कि आपकी स्ट्रेंग्थ्स क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके कहाँ पे ज्यादा स्कोप है कि आप यहाँ पे एनकैश कर सकते हो। जैसे इनको पता है, यार स्टैटिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स ये मैं कर सकता हूँ, थ्रेट्स कहाँ से आ सकते हैं, वीकनेस कहाँ पर है आपकी, जीके इनकी वीक थी। तो ये इनको बैक ऑफ द माइंड था कि भाई ये मेरी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और फिर जब इनको लगता था अब एग्जाम नजदीक आने वाला है, या नाउ अब कोई एग्जाम होगा, तो ये आते थे। और फिर जब करते थे तो आपने क्या इस टाइम पीरियड में अपने नोट्स कुछ बना के रखे थे, फिर आप उनको रिवाइज करते थे, एंड देन फिर जो आपके वीक एरियाज थे उन पे फोकस करते थे, कैसे करते थे? नोट्स नहीं थे सर मेरे पास, या तो मेरे पास बुक होती थी, या तो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की पीडीएफ होती थी सर। तो मैं क्या काम करता था सर, लैपटॉप था मेरे पास, जो भी जो कंसेप्चुअल चीज है वो मैंने एक बार पढ़ी बस, फिर कभी टच नहीं की। जैसे कि
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है फॉर एग्जांपल सर, तो मुझे पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मुझे पता है रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो मैं ना उसको कभी देखूंगा, कभी ना ना उसको टच करूंगा कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, अब करंट रेपो रेट क्या है, ठीक है, या अभी क्या चल रहा है, या फर्स्ट क्वार्टर में क्या चल रहा था साल के, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती थी, तो इनको कहीं ना कहीं याद रखने की कोशिश करता था, वहीं पे हाईलाइट करके रखता था अगर नोट्स में ये बात होती, और अगर नहीं होती तो एक पेज बना लेता था, लेकिन ज्यादा वो बनते नहीं थे, 8-10 पेज बनते थे टोटल। तो फैक्चुअल चीजें ना, जिनको मतलब मुझे लग रहा था मैं भूल सकता हूँ, मुझे भूल जाती है, क्योंकि बहुत सारे और भी काम होते थे सर, भूल जाता है इंसान। ठीक। और एक बार जब आपने पढ़ा दिया, पढ़ लिया था कोई कंसर्न सब्जेक्ट, फिर आप एमसीक्यू या मॉक टेस्ट कुछ ऐसा देते थे, या वहां से आपको कुछ लर्निंग हो गई कि मॉक्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए, या पर्टिकुलर टाइम के बाद देने चाहिए, उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कुछ बच्चे क्या होता है, मॉक टेस्ट लेते हैं और एक ही दिन में दो दो तीन तीन मॉक देते हैं, या कोई ऐसा होता है कि जो बिल्कुल मॉक्स देता ही नहीं है। तो आपके हिसाब से, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्या आपको लगता है सही अप्रोच है विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट? क्या होना चाहिए एक बच्चे का? सर जो मुझे पर्सनली लगता है, एटलीस्ट आपकी 60 to 70% प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक ठाक लेवल की, तब जाके आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, तो उसका कोई मतलब बनता है। अदरवाइज मुझे नहीं ख्याल कि आप स्टार्टिंग से मॉक दे रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे कंसिस्टेंटली ऑब्वियसली कम स्कोर आएगा। और आप ये भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये जो मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये इररिलेवेंट है या कि रिलेवेंट, मेरे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। जैसे कि सर मैंने भी कुछ मॉक्स लगाए थे, आपके चैनल पे लगाता था अक्सर, तो एक दिन सर मैंने आपको कहा था कि ये बड़ा इररिलेवेंट नालायक सा मॉक है, कि इसमें मेरे 74 के 75 पॉइंट्स आए थे, बट आई वाज इन टॉप 50 रैंक। तो मुझे याद है सर, वहाँ जीके में मेरे थे कुछ 2 नंबर आए थे ना सर, 40 में से, जीके एंड कंप्यूटर सेक्शन से। हाँ सर। तो वो मैं उस वाले मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल मॉक टेस्ट का आपको पता कब चलता है, जब आपकी प्रिपरेशन लेवल ठीक हो, आपको पता हो सिलेबस में क्या मैंने क्या पढ़ा है और यहाँ पे क्या आया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेटफॉर्म है, वो मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से दे रहा है, और करंट अफेयर पूछ रहा है इटली का, जर्मनी का, और जर्मनी में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, और वहां पे सरपंच मारा गया उसका पूछ रहा है। तो सर वो तो अपने आप में थोड़ी इरेलीवेंट चीज होती है, तो उसका एग्जैक्ट आइडिया मुझे लगता है प्रिपरेशन के बाद ही होता है। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और ये इंसान को ख्याल रखना है कि एटलीस्ट उसकी बेसिक प्रिपरेशन तो हो, सिलेबस उसने देखा हो अच्छे से और उस सिलेबस को पढ़ा होगा। तब जब वो जिस भी प्लेटफॉर्म से मॉक देगा, जहां से भी वो मॉक टेस्ट देगा, उसको एक आइडिया मिलेगा कि भाई ये उसी एग्जाम को पूछ रहे हैं कि ऐसे ही टाइम पास चल रहा है और हम टाइम पास कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि जब आप मॉक को दे दो तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप सीरियसली मॉक अटेम्प्ट दे रहे हो, एज इफ आप एग्जामिनेशन कंडीशन में दे रहे हो। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा तारिक भाई, एक चीज होता है, क्योंकि अब आपने मैं देखा हूं 5-6 एग्जाम तो दे दिए। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मॉक मॉक एग्जाम बहुत कैजुअली दे देते हैं, फोन हाथ में ले लिया और करने लगे, स्क्रॉल ऐसे करके दे दिया, तो उनमें एक टेंशन नहीं होता है। और जबकि फिर एग्जाम देते हैं, एग्जाम में एक एग्जामिनेशन जो माहौल होता है उसका एक टेस्ट होता है। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, आप नेट प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होता है, नेट में आउट होने का डर ही नहीं होता है, तो बंदा बिंदास शॉट मारता है। बट जो ही मैच में जाता है, टेंशन होता है कि आउट ना हो जाओ, तो वो आउट हो जाता है। तो इस चीज का आपका यस एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इस चीज को बंदा टैकल कैसे करेगा? कि एग्जाम में फिर देखता हूँ कि इस वजह से बच्चों को बहुत सारी गलतियां होती है, फिर बोलते हैं सर हम जब बाहर निकले फिर देखा भाई ये भी मुझे आता था, वो भी आता था। तो इस सर चीज को वो कैसे टैकल करेंगे? मुझे लगता है सर, मॉक टेस्ट जो अभी और भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल स्टेट, कोई भी एग्जाम हो, मॉक टेस्ट से अगर आपके बेसिक 3 चीजें क्लियर नहीं हुए, तो वो बिल्कुल बकवास है, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है मॉक टेस्ट। फर्स्ट सर, आपका टाइम मैनेजमेंट। तो आप कोशिश करो, जो आप अभी जेकेएसबी का मॉक दे रहे हो, आप कोशिश करो आप हर एक मॉक टेस्ट को 1 घंटे के अंदर खत्म करो, फिनिश करो, क्योंकि आप सीरियस नहीं होते हो घर में। एंड दिस इज ह्यूमन नेचर सर, मैं भी कभी सीरियस नहीं हुआ मॉक टेस्ट को लेकर, तो कभी लगता ही नहीं, कभी कोई टफ क्वेश्चन पूछता है तो इंसान को लगता है इतना टफ थोड़ी पूछेगा जेकेएसबी, वो तो टुच्चे लेवल के क्वेश्चन देता है वहां पे। तो ये चीज होती है, लेकिन हाँ स्पीड को आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो स्पीड मस्ट है सर, क्योंकि
ज्यादातर एस्पिरेंट्स ये इस चीज की शिकायत करते कि हमारा पेपर छूट गया, हम यहाँ पे फंस गए, हमारे यहाँ पे 10-10 मिनट लग गए एक क्वेश्चन में। तो वो चीज मॉक से क्लियर होनी चाहिए। आप मॉक लगा रहे हो, ये चीज नहीं क्लियर नहीं हुई, इस चीज से आपने ओवरकम नहीं किया, तो वो चीज बेकार है सर। दूसरी चीज सर, मॉक टेस्ट में ये सीखने है सर कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, हाँ, उसको कहते हैं ना कश्मीरी में सर, जिगड़ जिगड़ बोर्ड था वो, क्वेश्चन को स्किप करने का वो अप्रोच। क्वेश्चन को, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, चलो छोड़ देते, नेक्स्ट राउंड में करता हूँ, सेकंड गो में करता हूँ सर। इसी तरीके से और भी कुछ छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेशन है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सबसे खास बात क्या होती है सर, कि हमारे पास क्वेश्चन होता है, हमें पता है क्वेश्चन है हमारे पास, और सबसे खास बात अब ये है कि हमें पता है एक ऑप्शन इसका करेक्ट है सर। तो थोड़ा सा भी अगर ऊपर ऊपर से कहीं से पढ़ा है, जोर वोर लगा के हम उसको कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं वहां पे ये ट्रिक काम नहीं करती है, जैसे कि जीके का फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, गांधी जी कब मर गए। अब पढ़ा है तो होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा सर। लेकिन हाँ, जीके की मैं अगर एग्जांपल दूं, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि गांधी जी कब मर गया, चार ऑप्शंस थे, 2020, 2019, 2010, और एक ऑप्शन था जिसमें वो मर गया, आई थिंक 1948। तो सर हो सकता है सर वो, तो वैसे हो सकता है अगर आपने ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है, थोड़ा सा वो कॉमन सेंस का यूज करता है इंसान, वो चीजें। लेकिन वो सर हर किसी में नहीं होते, मॉक टेस्ट से आएंगे वो चीजें सर, पढ़ने के बाद आएगी। और मुझे नहीं लगता है सर मॉक टेस्ट से किसी का स्कोर वैसे इंप्रूव हो जाएगा नॉलेज के परस्पेक्टिव से। नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बेसिक बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, तो उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा क्वेश्चन का, जो कि होता नहीं है मॉक टेस्ट में। जेंट की मॉक्स की बात करेगी तो हाँ, एक प्लेटफॉर्म में बताना चाहोगे बच्चों को सर, यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक है, मैं खुद वहीं से मॉक्स दे रहा था 2019 से सर, एसएससी वगैरह। वहां पे वो जेके एसएसबी के भी ये मॉक टेस्ट होते हैं, एफडब्ल्यू के मैंने दिए थे वहां पे, मेरा फ्री में वहां सब्सक्रिप्शन था। तो मैंने वहां पे जीके का थोड़ा सा फायदा उठाया सर, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऑब्वियसली मुझसे तो होता ही नहीं था, लेकिन हाँ, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज्यादा होती थी ना, और भी बहुत चीजें इंसान सीख जाता था वहां से। तो ये चीजें मॉक टेस्ट से सीख सकता है इंसान। बाकी सर, कोई चाहेगा कि मैं मतलब मैंने लतीफ सर की या कहीं किसी और टीचर की या किसी और बुक से, चलो ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, अब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो क्वेश्चन 10-20 लगाए तो मेरा क्लियर ना, वैसे नहीं होगा सर, उसके लिए बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक। बस थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगा, मतलब वही बात है कि आपको मॉक टेस्ट को ऐसे लेना है कि एज इफ कि आपका एग्जाम है, और उसके बाद देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स आपको लग रहा है कि भाई इन पे और मेहनत करने की जरूरत है। पर वो भी आपको तब लगेगा पहले जब आपने पहले सिलेबस को देखा होगा, अदरवाइज तो आपको फिर सारे बाउंसर ही हो जाएगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आ जाएगा। तो पहले आपको सिलेबस थोड़े हद तक तो करना ही है, 60-70%। फिर आपको मॉक सीरियसली देना है, और उसके बाद एनालाइज करना है कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपको अभी नहीं आ रहे हैं, एंड देन फिर उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करना है। एंड फिर कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं कि उसी दिन में 2-3 मॉक टेस्ट दे दिए, कुछ टाइम बाद 15-20 दिन और प्रिपरेशन करने के बाद, वो वीक एरियाज पे और वर्क करने के बाद फिर मॉक टेस्ट देना है। फिर देखना है कि आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, रादर देन कि आप पहले पढ़ लो फिर 5 दिन मॉक देते जाओ, वो कोई फायदा नहीं होता है। उससे बेहतर है कि आप कोई क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक की कोई सीरीज ले लो जिसमें आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। हम्म। और वो आप फिर ऐसे भी कर सकते हो कि गूगल पे जाके क्वेश्चन देख लो, वो एक चीज को भी कर सकते सर हो। यूजुअली करते हैं सर, मैंने देखा कि यूजुअली करते हैं ऐसे ही बच्चे, मॉक टेस्ट को एग्जाम समझ लेते हैं और उसके बाद स्कोर को देखकर बहुत ज्यादा रोते, डिमोटिवेट होते, लेकिन सेल्फ एनालिसिस नहीं करेगी कि मैं कहाँ पे लेक कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैंने एक मॉक टेस्ट दे रहा था, इंपॉर्टेंट एक चीज में ऐड करोगे मॉक टेस्ट इसके हवाले से। तो हमारा होता है ना सर, स्टैट में या मैथ्स में प्रोबेबिलिटी होता है एक टॉपिक, तो वहां पे कुछ मॉक्स मैंने ऐसे देखे ना, वहां पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस थे, जो कि मुझे लगता है ग्रेजुएशन में होता है फर्स्ट ईयर में। बहुत डीप चीज है सर, यहाँ पे स्टैट्स बैकग्राउंड से जो होंगे बच्चे तो उनको पता होगा सर। तो बस अब उन चीजों को सर पे चढ़ने नहीं देना है कि अब डिमोटिवेट हो जाओ, फिर तो प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी पढ़ो। हमारी मास्टर्स में एक पेपर होता है प्रोबेबिलिटी का, एक सेमेस्टर होता है अलग सा, तो फिर उतना का उतना पूरा पढ़ो, 1-2 साल लगा वहां पे ना। नहीं सर, मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस वाकई इरेलीवेंट होते हैं,
तो देखे मैंने अलग अलग, जैसे कि एक एप्लीकेशन आता है, वहां पे हर सैटरडे को फ्री मॉक टेस्ट होता था, मैं वो अटेम्प्ट करता था। तो मैं वहां पर भी देखता था, कुछ बहुत अजीब से क्वेश्चंस थे सर, जिनका कोई लेना देना ही। मैं प्रीवियस ईयर भी कंटिन्यूअसली चेक कर रहा था, अदर अदर एग्जाम्स के जो कि जेकेएसबी ने कंडक्ट किए। तो दूर दूर तक कोई मतलब टच ही नहीं दिख रहा था वैसे क्वेश्चंस के साथ। तो स्कोर को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। और हाँ सर, सेल्फ एनालिसिस करनी है हर मॉक टेस्ट के बाद। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि मॉक्स का तभी फायदा है जब आप सही तरीके से अपने आप को एनालाइज कर दो। और ये एक बात बोली, ये मैंने भी कुछ बच्चों को देखा, मतलब बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स आते हैं ना तो टेंशन ले लेते हैं या पूछते रहते हैं मेरा रैंक कितना है और कितने बच्चों का ये है, कितना कट ऑफ होना चाहिए। मॉक टेस्ट इसलिए नहीं होते बिकॉज यू नेवर नो आपकी जर्नी कहाँ स्टार्ट होगी। आपको बस ये देखना है कि पहले फाइनल एग्जाम तक मुझे अभी कितना टाइम बचा है और मैं इसमें अपना बेस्ट क्या कर सकता हूँ, रादर देन कि उस पर आप टेंशन ले लो कि इस मॉक में मेरे कम मार्क्स क्यों आ गए। तो आपकी इंपॉर्टेंट है वही कि भाई वहां से मुझे पता चल जाए कि मेरे को क्या करना है आगे, रादर देन कि उस पर रोना है और फिर पता चला कि 2-3 दिन आप और पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वो गलती आपको नहीं करनी है। और कोई सजेशन जो तारिक भाई आप बोलना चाहते होगे जो आपको लगता है इस दौरान में छूट गई, जो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो आगे एस्पिरेंट्स है उनको हेल्प करेगी उनके एग्जाम्स में। मेजरली बच्चे जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं और मोरल लेस अगर देखते तो वो सब्जेक्ट भी डिफाइंड है, 5-6 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। हार्डली कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड एक पोर्शन रहता है, अदरवाइज वो कॉमन ही रहता है सिलेबस। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपकी कोई और सजेशन जो एस्पिरेंट्स के लिए हो। एक ही सजेशन देना चाहूंगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस रखा करो, उसके बगैर नहीं होगा। दूसरी बात वही जो स्टार्टिंग में इस सेशन में मैंने बताई, कि डर, फियर। अब डर डर के जियोगे, डर डर के एग्जाम दोगे, प्रिपरेशन करोगे, अपना 100% कभी नहीं दे पाओगे। ठीक है, दिस इज ह्यूमन नेचर, डर लगता है, और क्यों ना लगे, कंपटीशन है। ठीक है, और ये 2 घंटे का मसला होता है। एट द एंड आपके 2 घंटे डिसाइड करेगी कि आपका क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। सो सर मुझे लगता है ये ह्यूमन नेचर है डरना, लेकिन डर को बनाए रखना ये चीज नहीं होनी चाहिए। होप रखनी है, करते रहने, मेहनत करते रहने। और हाँ, जो ये बात कहते हैं लिमिटेड सोर्सेस, वो उतने भी ज्यादा लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हाँ, जस्टिस करना है जो आपने पढ़ा है, बाकी भी पढ़ रहे हैं। तो सिलेक्शन तभी होगा जब आप में कुछ स्पेशल चीज होगी सर, ये मुझे पर्सनली लगता है। वो स्पेशल चीज आपकी स्पीड हो सकती है सर, आपका जो वो प्रेशर हैंडल करने का वो चीज हो सकता है सर, आपकी ऑब्वियसली सोर्सेज भी हो सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मल्टीपल सोर्स में फॉलो करता था। मैंने ये कभी नहीं देखा सर कि जहां भीड़ जाती है मैं वहीं पे जाऊंगा, या जो वो कहते हैं कश्मीरी में जो दिखता है वही बिकता है। नहीं सर, मैंने एक ऐसी चैनल में नाम ले लूं सर, चैनल एक का, बिल्कुल। स्टार्टिंग, हाँ, मैंने उससे जीके के एमसीक्यूज देखे। काफी छोटा चैनल है अभी, सब्सक्राइबर्स भी उतनी ज्यादा नहीं है। उसका नाम है अवेकनिंग क्लासेस। तो आई डोंट नो, मुझे, मैं उसको पर्सनली भी नहीं जानता, लेकिन हाँ जीके के मामले में मुझे पता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था, मुझे पता था जीकेएस भी पूछ क्या रहा है। तो मैं इजीली गेस कर सकता था कि कौन यहाँ पे रिलेवेंट है, कौन इरेलीवेंट जा रहा है। तो उसके क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज मैंने थोड़ी सी फॉलो करी है, मैंने बहुत अच्छी लगी सर वो, बहुत ज्यादा मतलब वो बेनिफिट मिला। बाद में वो अलग बात है, कंसेप्चुअल पार्ट इस बार जेकेएसबी ने पूछा था फाइनेंस की केस में, लेकिन हाँ रिलेवेंट था। तो लेकिन सर यहाँ पे होता है, ये चीजें होती है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो जाएंगे जहाँ पे सब जाते हैं हम भी वहीं पे जाते हैं, पता इस्तन सुताई खबर क्या दिल पारना। तो वो चीज होती है। चलो तो इस चीज को मैं समराइज करूंगा कि जो भी बच्चा आप जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, आप स्टार्टिंग के 2-3 दिन सिलेबस हाथ में ले लो और अच्छे से देख लो कि इंटरनेट पे या कहीं और पे भी कौन कौन सा सोर्स आपको शूट करेगा। तो ये नहीं देखना है सारे कहाँ जा रहे हैं, सारे ईएसटी क्लास पे आ रहे हैं तो आंख बंद करके ईएसटी क्लासेस को फॉलो करना है और फिर हमें भी बोलना है कि इसी पे तुम ही लाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ओपन प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब से या इंटरनेट से ओवरऑल किसी भी फैकल्टी तक पहुंच सकते हो और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। उसके लिए आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत होगी। तो आप 2-3 दिन अच्छे से निकालो और देखो कौन फैकल्टी आपको शूट कर रही है, पास्ट ईयर पेपर्स देखो, सिलेबस देखो, कौन आपको खुद ही समझ आ जाएगा। 1-2 दिन मेहनत करके थोड़े हद तक आपको रोड मैप क्लियर हो जाएगा।
फिर उसको फॉलो कर लो। फिर आगे आगे जितना इस जर्नी में जाओगे, उतना उतना क्या हो जाएगा, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। जो तारिक भाई ने स्टार्टिंग में बोला कि फिर रास्ते खुलने खुलते आगे। मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी किसी एग्जाम के लिए अभी पढ़ रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में मुझे भी आइडिया नहीं था कि भाई कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करो, बट जितना जितना आगे जाता है इंसान, तो कोई ना कोई अल्लाह ताला फिर वो दिखा देता है, कुछ ना कुछ हिट देता है, यार उस बुक में अच्छा लिखा है, उस प्लेटफॉर्म ने इसके ऊपर अच्छी क्विज लाए हैं, तो वो फिर मिल जाता है आपको। और जितनी आप फिर मेहनत करते हो ऊपर, फिर उतना ऊपर वाला भी आपको फिर रास्ता दिखाई देता है, दिखा देता है। तो बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। और ये बता दो, पेरेंट्स आपके कैसे फील कर रहे हैं, मतलब स्पेशली आप तो फाइनली तो जॉब मिल गई, तो 3 4 5 साल का स्ट्रगल हो गया, अब घर वाले के बारे में बता दो, घर वाले कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी ठीक फील कर रहे हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते। चलो ठीक है, आपकी जर्नी सफल हो गई यहाँ चलो, तक। इंशाल्लाह आगे जल्दी भी जो आपकी करना है ज्वाइनिंग करो। ज्वाइनिंग हो जाए और आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। और जैसे कि आपको पढ़ाने का शौक तो है ही, एंड आई वांट यू टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, जब भी आप फारिग हो जाओगे। तो मैथमेटिक्स में एक दिक्कत रहता है बच्चों का, कि जो मैंने बता दी ना कि नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो एक वो क्रंच है थोड़ा सा ना, मतलब कि जहाँ पे उनको थोड़ा बेसिक से लेके आगे तक ले जाना है, तो वो एक गैप है जो फिल करना है, एंड आई वांट यू के। और आपके एक साथी भी है जो शायद अभी रूम में ही होंगे, जो आपके यस साथी सर। है। तो आप दोनों, ऑल द बेस्ट दोनों के लिए, कि जल्दी ज्वाइन करो और फिर जाके प्लेटफॉर्म की इस टेबल टेबल की इस तरफ आ जाओ, और फिर बच्चों की हेल्प कर लो, या ऐसे भी जहां पे भी होते होंगे, तो बाकी बच्चों को भी हेल्प करो, ताकि किसी और की, अगर एक बच्चे की भी जिंदगी आपकी वजह से संवर जाएगी, तो अलग ही सुकून आपको देखोगे कि उससे मिलता है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि ये इंटरव्यू बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर लेगा। और कुछ बोलना है थैंक यू आपने? सो मच। बस सर, ये एस्पिरेंट से एक बात कहना चाहूंगा। जी। आप आगे बढ़ते रहो, ये मत सोचो कि मेरा होगा नहीं होगा, नहीं, एक ना एक दिन तो जरूर होगा। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे इसको एंड करना चाहूंगा सर। आप एज्यूम कर लो कि एक बंदा है, वो पत्थर तोड़ता है, राइट? तो अब वो तोड़ते जाता है हैमर से ना सर, ऐसे मारता है, 1 2 3 4 5 6, तो फाइनली वो 10 पे, जब वो 10वां ऐसा मारता है पत्थर को, वो टूट जाता है। सो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो आपने उससे पहले 9 मारे थे वो वेस्ट है, वो वेस्ट है। तो ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको एक ही से टूटना होता तो पहले ही टूट जाता, जब आपने बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ पहला वो झटका मारा हैमर से, इस तरीके से पत्थर को थोड़े से। तो ये चीज है कि आपको पता नहीं होता कि आपकी किस एग्जाम की तैयारी आपकी कौन से एग्जाम को क्वालिफाई कराएगी। ये मेरे कहने का मतलब है, अपनी फेलियर से मत डरो, बस आगे बढ़ते रहो, एड ऑन करते रहो, इम्प्रूव करते रहो खुद को। और हाँ, हमेशा की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। भीड़ को जो आता है वो तो सीखना ही सीखना है, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट रहना, उनसे थोड़ा सा आगे रहना। बहुत बस थैंक यू। बहुत ही ज्यादा अच्छी बात आपने ये बोली कि हमारा क्या होता है यार, इस एग्जाम में फेल हो गए, 2 एग्जाम फेल हो गए, तो गिव अप करते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्या पता कि तीसरे एग्जाम में वो फिर अल्लाह ने लिखा होगा यार आपको 4 एग्जाम देना, उसके बाद ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको गिव अप नहीं करना, यू नेवर नो कि कौन सा वो लगेगा कि जिससे वो टूट जाएगा, और उसका इम्पैक्ट रहता है। बाकी से जितने भी अपने पेपर दिए होते हैं, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रहता है, और वो कोई आगे एग्जाम होगा कि जिसमें आप फिर वो करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात तुमने बोला कि देखो, बीड का जो होता है वो तो आपको करना ही करना है। तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे अगर 70% एफर्ट लगाते हैं, वो तो आपको लगाना ही लगाना है, फिर आप वो सब लगा दे। आपको अगर टॉप रैंक में आना है, आपको अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना है, तो आपको बीड से थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना है, और थोड़ा से ज्यादा कर लेना है। वो 5-10% जो आप एफर्ट ज्यादा लगाओगे, वो हो सकता है कि आपने क्या किया, ये देखा बीड यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा रही है, यहाँ पे टाइम लगाने का नहीं है, इसकी जगह में यहाँ पे टाइम लगाऊंगा, तो आपने बीड से थोड़ा सा अलग निकले उस एंगल से। बट एटलीस्ट उतनी मेहनत तो पहले करनी ही करनी है, और फिर उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा टफ होना है। शाम को लगे कि भाई नींद आ रही है, बट अगेन याद रखें यार, भीड़ को भी नींद आ रही होगी और भीड़ सोएगी, मेरे को नहीं सोना है। मैं चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, और ये अपना डेली टारगेट जो है उसको कंप्लीट करके ही जाऊंगा। वो हमेशा याद रखना कि नहीं, भीड़ से थोड़ा सा मुझे अपने आप पे टफ होना है। और 2-3 महीने 4 महीने इंसान अपने ऊपर टफ हो जाएगा, एंड ही विल सी, ही और शी विल सी कि वो फिर क्या होगा, भीड़ से थोड़ा सा ऊपर आ गया और वो सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। फिर अल्टीमेटली कौन सा वाला सिलेक्शन लिस्ट में आएगा, तो उसके लिए वही है कि आपको गिव अप नहीं करना है। इंशाल्लाह मंजिल आपको मिल जाएगी, आगे भी एग्जाम्स आएंगे और आगे भी आपका इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू तारिक भाई, तो प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेते हैं, एंड ओके, थैंक यू थैंक यू वंस सर। अगेन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर।